हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, ठीक है। और टेंशन्स के साथ भी होंगे क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम आ रहे हैं और फिर आंसर राइटिंग भी करनी है, प्रैक्टिस भी करना है, याद भी करना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जैसे कॉपी रहती है हमारी नोट्स की, फिर ऐसा लगता है यार काश 4-5 पेजेस होते शॉर्ट नोट्स के और हम उनसे रिवाइज कर लेते अच्छे से, ठीक है। तो ऐसी तरह तरह की चीज़ें चलती रहती है माइंड में, बट हमेशा फोकस कीजिए कि मेन प्रॉब्लम कहाँ जा रही है और फिर उसे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसा ही कुछ चैप्टर्स में होगा। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये इतने ज़्यादा पीरियड्स के सब्जेक्ट हैं, मतलब चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि ये एक ही टाइम पे पूरा कंप्लीट हो जाए? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हमारे जो सेशंस हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सभी चैप्टर्स को वन बाय वन कंप्लीट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स हैं बट उसे प्रैक्टिकल वे में समझ रहे हैं, एज वेल एज हम सीख रहे हैं कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से हमें एकदम ऐसा नोट्स बनाने हैं कि हम जल्दी से गो थ्रू कर लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। उससे पहले आपका वेलकम करने कोई आए हैं तो देखिए, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग ऐसे ही और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4, दैट इज एग्जीक्यूटिव। इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो है ये, मतलब इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे और आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें समझ लो। देखो, सबसे पहला तो ये कि आप अपनी ना एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। तो क्या करें, जहाँ कहीं पे भी मैं ग्राफ बनाना आपको सिखा रही हूँ तो इसी तरीके के कुछ ग्राफ्स आप भी बना लीजिए। तो ये हो जाएंगे आपके शॉर्ट नोट्स। और इसके साथ जैसे जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं तो चीज़ों को समझते जाइए। जहाँ हम बात करेंगे आंसर फ्रेमिंग की, तो किस तरीके से करना है, तो उस चीज़ के लिए भी ऐसे शॉर्ट नोट्स टाइप के आप लोग बना लीजिए। क्लियर हुआ है यहाँ तक? देखो अब, तो अगर हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। और ये 3 ऑर्गन्स कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। और इसी के साथ ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं और वेलफेयर ऑफ द पीपल को देखते हैं। ये सारी चीज़ें वैसे भी आप लोगों को पता ही होंगी, ठीक है। नहीं पता है तो समझ लीजिए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस अमंग देमसेल्व्स। मतलब कि वो कैसे वर्क करें, कोऑर्डिनेशन के साथ करें और क्या मेंटेन करें, यहाँ पे मेंटेन करें एक बैलेंस उनके बीच में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ये कैसे है, हॉरिजॉन्टल पावर है, ऐसा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल पावर का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड पावर कहते हैं। मतलब कोई भी मोनार्की नहीं है किसी के भी पास, ठीक है ना। मोनोपॉली नहीं है, मोनार्की नहीं, मोनोपॉली नहीं है, ऐसे समझ लिए। सारे जो है एक बैलेंस में ही है और इन सबको वर्क करना है। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे जब मोनोपॉली है ही नहीं तो इनकी तो बात की नहीं जाएगी। बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि ये सब कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करें, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और बैलेंस मेंटेन करें बीच में, अपने बीच में, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कैसे हैं? इंटरडिपेंडेंट हैं। हमने अभी इससे पहले लेजिस्लेचर पढ़ा, उसमें समझा। और जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। कैसे? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, इन सभी के थ्रू ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। और टर्न में क्या है, ये भी कंट्रोल्ड होता है किसके थ्रू? बाय द एग्जीक्यूटिव। तो ऐसा नहीं है अगर लेजिस्लेचर सिर्फ एग्जीक्यूटिव को करेगा तो ये तो मोनोपॉली हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव भी इसे कंट्रोल करता है इन टर्न, ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे? इस चैप्टर में हम समझेंगे कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन। क्या कंपोजिशन है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का, कैसे स्ट्रक्चर है एग्जीक्यूटिव का, और कैसे फंक्शंस करता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हमें ये भी बताएंगे कि रिसेंट टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से क्या चेंजेस अराइज हुए हैं, ठीक है। अब
ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ेंगे, ये हो गया एक इंट्रोडक्टरी पार्ट की, हम ये देखने वाले हैं। बट अब बात आती है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ में आ जाएगा, वॉट यू विल कम टू नो। ठीक है, तो देखो, you will be able to make a distinction between the parliamentary and the presidential executive। हम यहाँ पे distinction कर पाएंगे, difference बता पाएंगे parliamentary और presidential executive के बीच में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ये भी हम समझ जाएंगे। कंपोजिशन और फंक्शनिंग समझेंगे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसे मंत्री परिषद भी कहते हैं, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर का क्या इम्पोर्टेंस है ये भी हम समझ जाएंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, तो ये सारा सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि एग्जीक्यूटिव क्या है, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। उसे समझने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी समझ लो, केस स्टडी समझ लो, या एक एग्जाम्पल समझ लो, हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हु इज़ इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज कौन है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन ए स्कूल और यूनिवर्सिटी। कौन इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है स्कूल या यूनिवर्सिटी में। तो देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में सम ऑफिस होल्डर डिसीजंस लेते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं उन डिसीजंस को, और इसी एक्टिविटी को एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिक्वायर्स अ बॉडी एट द टॉप दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजंस और द बिग डिसीजंस एंड सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। यहाँ पे ये कह रहे हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे एक बॉडी किस चीज़ की ज़रूरत है, जो कि टॉप पे हो, और ये क्या करेंगे, ये पॉलिसी डिसीजंस लेंगे। ठीक है, जो पॉलिसी है उनका डिसीजंस लेंगे, और द बिग डिसीजंस एंड सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करेंगे कि जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव है फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से हो सके, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग। अब हमने एग्जीक्यूटिव सुने होंगे बिग कंपनीज के, सुना है ना, वो एग्जीक्यूटिव है इस कंपनी का, गूगल का है, इस जगह का है, उस जगह का है, इस कंपनी का है, बैंक्स का या इंडस्ट्रियल यूनिट्स का। तो जितने भी फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उनके पास बॉडी ऑफ दोज होती है हु फंक्शन एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स और एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है, समझ में आया कि जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, बिग डिसीजंस हैं, सुपरवाइज करना है, कोऑर्डिनेट करना है, इन सारी चीज़ों के लिए है। कुछ ऑफिस होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि जो पॉलिसीज और रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ ऑफिस होल्डर्स डिसाइड करते हैं और कुछ ऑफिस होल्डर्स क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं इन डिसीजंस को एक्चुअल डे टू डे फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे, एक ने डिसाइड कर दिया पॉलिसी कि ठीक है अब ये होगी, अब इसको रन करने का काम कौन करेगा या एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, ये डिफरेंट पर्सन होंगे। यही बात कर रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से कुछ चीजें चलती हैं। ठीक है, अब जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ एग्जीक्यूट करना, ठीक है, इसे और अच्छे से समझना है तो समझो। The word executive means a body of persons that looks after the implementation of rules and regulations in actual practice। मतलब कि ऐसे लोग इसमें होंगे जो क्या लुक आफ्टर करेंगे, क्या देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ का, रूल्स और रेगुलेशंस का एक्चुअल प्रैक्टिस में है कि नहीं है, ये देखेंगे। अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के केस में भी क्या होगा कि एक बॉडी होगी, बॉडी का मतलब यहाँ पे ये है कि पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होगा जो पॉलिसी डिसीजंस करेंगे, डिसाइड करेंगे रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, और अदर क्या करेंगे, उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्क करेंगे। ये तो जनरल सी चीज़ है, वैसे भी समझ आ जाएगी अपन को, ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि एग्जीक्यूटिव पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, अरे एग्जीक्यूटिव में पता नहीं क्या देखने वाले, कुछ नहीं है ना, वही बता रहे हैं कि डिसीजंस लिए कि ये वर्क करना है, अब उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। घर में भी ऐसे ही होता होगा, किसी बात पे डिसीजन ले लिया, अब डिसीजन लेने के बाद मान लो ऐसे डिसीजन लिया एक कि चलो हम क्या करते हैं, 4 व्हीलर खरीद लेते हैं, तो अब डिसीजन ले लिया है, डिसीजन कौन लेंगे, फादर लेंगे या फिर मदर लेंगी या जो उनसे बड़े हैं, दादा दादी हैं, ऐसे डिसीजन ले लिया। मान लो आपने ही डिसीजन ले लिया, अब इसे एग्जीक्यूट भी तो कराना है ना, फाइनेंस भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, फिर एक 4 व्हीलर हमको मिल जाएगी।
इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन होगा जो पॉलिसी डिसीजंस लेंगे और दूसरा क्या करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, ये प्राइमरली क्या करता है, लुक आफ्टर करता है फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, और इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। अब आ जाए क्वेश्चन कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के सेंस में क्या है, तो क्या है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरली looks after the function of implementation and administration is called the executive। अब प्रिंसिपल फंक्शंस क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव के, व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो समझिएगा यहाँ पे अच्छे से हम समझेंगे क्या है प्रिंसिपल फंक्शंस। तो एग्जीक्यूटिव क्या है, ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज जो कि लेजिस्लेचर ने अडॉप्ट किए। तो समझ में आया कि डिसीजन कौन ले रहा है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेट कर रहा है, लॉ बना रहा है, पॉलिसीज बना रहा है, डिसीजंस ले रहा है, ऐसे समझ लो। और फिर इसे एग्जीक्यूट करने के लिए ये कहाँ पे आ जाएगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा ई हो गया है, मैं बॉक्स बनाने वाली थी बट ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को कि यहाँ गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है यहाँ पे किस तरीके से वर्क किया जा रहा है। अब जो एग्जीक्यूटिव है ये फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज में भी इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है कभी कभार, ठीक है, ऑफन मतलब ज़्यादातर देखा जाता है कि इन्वॉल्व है। जो ऑफिशियल डेजिग्नेशंस हैं एग्जीक्यूटिव के वो कंट्री टू कंट्री अलग अलग हैं। कुछ कंट्री में प्रेसिडेंट्स होते हैं एग्जीक्यूटिव और कुछ में चांसलर्स होते हैं, वाइल अदर्स हैव चांसलर्स। एग्जीक्यूटिव ब्रांच सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स ही नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तक भी आती है। सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, देखा आईएएस होते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं, तो ये यहाँ तक भी ब्रांच खींच के आ जाती है। वाइल जो हेड ऑफ गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स हैं वो क्या है, सेटल्ड हैं विद द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, और इन्हें ही टुगेदर एक साथ जब रहते हैं तो क्या कह देते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इन्हें कह देते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्लियर हुआ। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या हो गए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एडमिनिस्ट्रेशन में तो चेंजेस आते ही जाएंगे, ऑफिसर्स चेंज होते जाएंगे, तो इस तरीके से वहाँ पे चेंजेस हैं। अब समझ में आया कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब पूछ रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। अब जैसा कि हम देखें तो हर एक कंट्री में सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव नहीं होता है। अभी हमने प्रेसिडेंट और चांसलर देखा, वहीं अगर आप देखें प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और क्वीन ऑफ इंग्लैंड, लेकिन दोनों की जो पावर्स और फंक्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के, ये डिफरेंट हैं किसके कंपैरिजन में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में। सिमिलरली जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है ये भी डिफरेंट है, कहाँ से, पावर ऑफ द किंग ऑफ भूटान से। बोथ इंडिया और फ्रांस में भी प्राइम मिनिस्टर हैं बट इनके भी रोल डिफरेंट है। ऐसा क्यों है, क्यों, यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है ना, तो फिर यहाँ ऐसे डिफरेंस क्यों हैं, देखो समझो। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, देखो अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी में ये कहा है कि फोटोग्राफ लेनी है, आप लोगों की नहीं, ठीक है, किसकी लेनी है, तो यहाँ पे फोटोग्राफ लेनी है या तो सार्क समिट मीटिंग की या फिर G7 कंट्रीज मीटिंग की, और फिर लिस्ट करना है, क्या करना है, यहाँ पे ऐसी लिस्ट बनानी है कि किस किस ने ये मीटिंग को अटेंड किया, और फिर ये इमेजिन करना है कि क्यों उन लोगों ने ही मीटिंग अटेंड की और सम अदर्स, कैन यू इमेजिन व्हाई दोज पीपल एंड नॉट सम अदर्स आर अटेंडिंग द मीटिंग, मतलब कि कुछ लोगों ने तो मीटिंग अटेंड की और कुछ लोगों ने नहीं की, ठीक है। अब ऐसे मत समझ लेना कि वो अभी शादी के कार्ड आ रहे हैं जैसे कि, और फिर रिसेप्शन में जाना है तो क्या करते हैं कि कुछ लोगों को बुलाया, कुछ को नहीं बुलाया, कुछ गए कुछ नहीं गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई पार्टी नहीं हो रही है, यहाँ पे मीटिंग हो रही है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये मीटिंग में जिन्होंने अटेंड की है ये मीटिंग तो क्यों की है, ऐसा इमेजिन करना है, और कुछ लोगों ने अटेंड क्यों नहीं की है, ठीक है, ये समझना है।
अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ब्रीफली हमें नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव को क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन करना पड़ेगा, जो कि एग्जिस्टिंग है कुछ अदर कंट्रीज में और कुछ कंट्रीज में, जैसे कि सार्क में है, G7 में जो मेंबर्स हैं उनका हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव कैसे एग्जिस्ट होते हैं। यूएसए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और एग्जीक्यूटिव पावर्स किसे मिली हुई है, प्रेसिडेंट को। ठीक है, फ्रांस की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही पार्ट हैं और यहाँ पे क्या कह देते हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी और मिनिस्टर को भी, बट इन्हें डिसमिस नहीं कर सकते, बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट तो कर दिया, अपॉइंट कर दिया, बट अब इन्हें हटाना है तो खुद से नहीं डिसमिस कर सकते, क्योंकि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट के लिए। जापान की अगर हम बात करें तो जापान में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें एम्परर हेड ऑफ द स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अभी अच्छा यही समझो, अगर मैं बात करूं यहाँ की तो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो पूरा स्टेट है, जो पूरा जापान है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एम्परर हेड ऑफ द स्टेट होंगे, बट अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके हेड कौन हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब इटली की बात करते हैं तो इटली में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, रशिया में भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब जर्मनी की बात कर लेते हैं तो जर्मनी में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड है स्टेट का और चांसलर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं और एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और ऐसे सिस्टम में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है थ्योरी में भी और प्रैक्टिस में भी। तो कंट्रीज विद सच अ सिस्टम, ऐसा सिस्टम और कहाँ कहाँ पे है अगर इंक्लूड करें तो है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील एंड मोस्ट नेशंस इन लैटिन अमेरिका। मतलब कि ऐसा जो सिस्टम है ये और हमें कहाँ मिल रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्राज़ील में और लैटिन अमेरिका में। देखो अब इस जो हमने एक्टिविटी पढ़ी है इसका आंसर कैसे मिलेगा, तो हमें क्या आउटलाइन करना है कि एग्जीक्यूटिव का नेचर कैसा है कुछ कंट्रीज़ में। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के हम एग्जाम्पल देखेंगे और ये देखेंगे कि इन कंट्रीज़ में एग्जीक्यूटिव का नेचर कैसा है। जैसे यूएसए है, इटली है, कनाडा है, फ्रांस है, यहाँ के कुछ हम देखते हैं कैसे नेचर हैं एग्जीक्यूटिव के। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए का वैसे भी ऑब्वियसली सभी जानते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके हैंड में होंगी, अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो प्रेसिडेंट के हाथ में। अब फ्रांस की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का पार्ट हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो अगर जो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर्स, बट डिसमिस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, और अगर हम देखें जापान का तो जापान में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट एम्परर है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। मतलब स्टेट, अगर हम पूरे जापान की बात करें तो कहते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होंगे, एम्परर होंगे, बट जो गवर्नमेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा, जो गवर्नमेंट चल रही है उनका हेड कौन होंगे, तो ये होंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब इटली की बात करते हैं तो इटली में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है विद द प्रेसिडेंट एज द फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट कैसे हैं, यहाँ पे फॉर्मल हेड है स्टेट के और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा, अभी मैं पूछूंगी फिर क्वेश्चंस आप लोगों से। फिर रशिया है तो रशिया में भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जहाँ पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पे एक नोट बनाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यूएसए में। तो यूएसए में हमने क्या देखा, ऐसे समझो,
यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। अब ये देख लो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे अगर हम बात करें जापान में, थोड़ा गैप लेके यहाँ पे लिखना, ऐसे नोट बनाना। जापान में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो अब इटली, इटली में भी क्या है, सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम। और रशिया, अगर हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। और एक और कंट्री रह गई है यहाँ पे, फ्रांस। फ्रांस में भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पे शो कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है। क्लियर हुआ। अब अगर हम यहाँ पे रशिया की बात करते हैं तो रशिया में जैसे कि हम देख रहे हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये वाले पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। सेम चीजें सारे में ऐसी चल रही हैं। क्लियर हुआ। तो जल्दी से देख लीजिए, समझ लीजिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ कहाँ पे है, यूएस में है, रशिया में हम देख रहे हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और पार्लियामेंट्री सिस्टम है जापान और इटली में। ऐसे करके याद कर लीजिए, एग्जाम्पल्स वगैरह यूज कर सकते हैं आप इसके थ्रू। अब आते हैं जर्मनी। तो जर्मनी में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो जापान, इटली, जर्मनी, ये तीन जगह हैं जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसमें जो प्रेसिडेंट है वो सेरेमनियल हेड होते हैं स्टेट के, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, चांसलर होते हैं। फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ये जो सिस्टम है, तो जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर आप यूएस की बात करें तो यहाँ पे देखा होगा कि प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, मतलब दोनों ही तरीके से पावरफुल कौन है, प्रेसिडेंट हैं। कंट्री विथ सच अ सिस्टम, अब ऐसा सिस्टम कहाँ कहाँ पे, जो भी हमने देखा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पे है, तो वो है यूएस में, ब्राज़ील में, और बहुत से नेशंस हैं लैटिन अमेरिका में जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अभी ये दो एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लीजिएगा, यूएस और ब्राज़ील। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पे, क्या टाइप है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। देखो, सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप। सबसे पहले तो ये कैसा सिस्टम है जो कि बेस्ड है कलेक्टिव लीडरशिप पे। हम देख रहे हैं कोई हेड ऑफ द स्टेट है, कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, चांसलर है, इस तरीके से। अब पार्लियामेंट्री में अगर हम बात करें तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ये कौन होते हैं, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर। हमने देखा है कि लेजिस्लेचर में क्या होता है, इलेक्शंस के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आते हैं, फिर वहाँ से प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो जो लीडर कौन, प्राइम मिनिस्टर कौन है, लीडर है मेजॉरिटी पार्टी के लेजिस्लेचर में, अकाउंटेबल होते हैं ये लेजिस्लेचर के लिए, और हेड ऑफ द स्टेट में भी। अब अगर हम बात करें जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कैसे कैसे हो सकते हैं, तो सबसे पहले समझो, अगर मोनार्क में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, और प्रेसिडेंट में देखें तो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। इस तरीके से सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं या होते हैं। तो समझ में आया टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव में जो हम बात करने वाले हैं, तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है, लीडरशिप के प्रिंसिपल पे, मतलब कलेक्टिव लीडरशिप पे। पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के लेजिस्लेचर में, ये अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। और जो हेड ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें तो ये कौन हो सकते हैं, मोनार्क, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में। इस तरीके से यहाँ पे सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव रहते हैं। अब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, हैज अ प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये हेड ऑफ द स्टेट, और यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट देखा, समझ में आया, और ठीक है ये रिपीटेड है तो ये वाला नहीं, ये, और पीएम और उसकी जो काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ है यहाँ तक। अब देखो, फिर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप, देखो पहले हमने क्या देखा, कलेक्टिव लीडरशिप पे,
दूसरा कलेक्टिव लीडरशिप पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब कि इंडिविजुअल लीडरशिप होगी। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति की। तो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट ही है। और प्रेसिडेंट यूजुअली डायरेक्टली कौन इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट को पीपल ही इलेक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे हम अगर इंडिया में देखें तो पीआर सिस्टम के थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ये समझने के लिए आप इससे पहले वाले चैप्टर में जाके, जो कि हमने इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, उसमें समझ सकते हैं। बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं इसमें और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वन पर्सन ही रहते हैं। और उनका इलेक्शन कैसे होता है? तो बाय द पीपल। और ये लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल नहीं होते, ठीक है। अब देखो सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका, हम ये समझेंगे, ठीक है। तो 1978 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका है उसे अमेंड किया गया और सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी को इंट्रोड्यूस्ड किया गया। क्लियर हुआ? 1978 में श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम में, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी में, पीपल डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं किसे? प्रेसिडेंट को। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सेम पॉलिटिकल पार्टी से हो या फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से। क्लियर हुआ? तो श्रीलंका की बात समझ में आई। और इस तरीके से जो अभी सोच रहे थे आप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी क्या होता है, अब देखिए, अब समझ में आ गया भाई साहब को कि क्या होता है। देखो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी में सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी इलेक्ट कौन करते हैं? पीपल करते हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट को। और यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सेम पॉलिटिकल पार्टी से होंगे या फिर दोनों डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से होंगे। क्लियर हुआ? एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, सेमी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी श्रीलंका की। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में फिर प्रेसिडेंट के पास वास्ट पावर्स होती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट चूज करते हैं किसे? प्राइम मिनिस्टर को, पार्टी से जो कि मेजॉरिटी में है पार्लियामेंट में, ठीक है। मिनिस्टर्स मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ही होना चाहिए और प्रेसिडेंट के पास पावर होता है प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर को रिमूव करने का। देखो अब अगर हम समझें और क्या क्या इसमें दिया गया है, तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग द इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये हेड ऑफ द स्टेट भी है, कमांडर इन चीफ भी हैं आर्म्ड फोर्सेस के। जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब कितने टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं? तो 6 ईयर्स के लिए। और अब अगर इन्हें प्रेसिडेंट को हटाना है, रिमूव करना है, तो इसके लिए इन्हें एक रिजोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि प्रेसिडेंट को कह दिया गया कि अब आपको हटाया जाता है, ऐसी किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। इन्हें हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए एक रिजोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। और ये रिजोल्यूशन कहाँ पे लेके आएंगे? तो पार्लियामेंट में, पास्ड बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ दी, मतलब कि, और पास कितने लोगों को ये रिजोल्यूशन पास करना होगा? 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि जितना भी टोटल नंबर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसमें से 2/3 लोगों को पास करना होगा, मेंबर्स को, क्या? रिजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट, ठीक है। अब अगर ये पास नहीं होता है, इफ इट इज पास्ड बाय नॉट लेस देन 1/2 ऑफ दी, नहीं होता है मतलब ऐसे समझिए कि अगर 1/2 ऑफ दी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसे पास नहीं कर रहे हैं और स्पीकर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर ये एलिगेशंस मेरिट जो होंगी, that such allegations merit inquiry, then the speaker can report the matter to the supreme court। और फिर ये मैटर कहाँ पे आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे समझो, अगर आप कहेंगे कि अभी 2/3 था और फिर अब 1/2 कैसे हुआ? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो लेके आ रहे हैं रेजोल्यूशन, तो वो कितने लोगों को पास करना पड़ेगा? 2/3 को। अब जब पार्लियामेंट में आ गया है, तब 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इसे पास करना होगा। फिर ये कह रहे हैं इफ इट इज पास्ड बाय नॉट लेस देन, मतलब इससे कम अगर नहीं उसके थ्रू हो रहा है और स्पीकर अगर सेटिस्फाइड है, तो ये जो एलिगेशंस हैं ये स्पीकर कहाँ भेज देगा? सुप्रीम कोर्ट में। अभी ऐसे ही डायग्राम के बेसिस पे समझो।
सबसे पहले 2/3 मेंबर क्या लेके आए यहां पे, रिजोल्यूशन। अब जब ये पार्लियामेंट में आया, ठीक है, तो यहां पे 1/2 मेंबर ने क्या किया, इसे पास कर दिया, और स्पीकर क्या हो गए यहां पे, सेटिस्फाइड हो गए कि ठीक है जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सही लग रहे हैं, ये सेटिस्फाइड है, तो अब ये मैटर कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर हुआ, ये मेथड यहाँ पे है। अब बात ये आती है तो फिर कैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन श्रीलंका में डिफरेंट है इंडिया से, कंपेयर करना है सुप्रीम कोर्ट का रोल। यहाँ पे ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, जो भी समझ लीजिए कि कंपेयर द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो अब हमको क्या करना होगा, जो इंडिया में जिस तरीके से इम्पीचमेंट होता है, हटाया जाता है प्रेसिडेंट को, और श्रीलंका में, उन दोनों में हमें रोल को, सुप्रीम कोर्ट के रोल को कंपेयर करना है। ठीक है, ये भी करेंगे हम, पहले चैप्टर पूरा समझें। अब देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। श्रीलंका वाली बात समझ में आई। अब समझो, तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। बहुत सी पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में क्या होता है, प्रेसिडेंट या मुनार्क होते हैं हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। देखो ऐसे समझो, बहुत सी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हैं, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट या मुनार्क का रोल होता है वो कैसा होता है, ये होते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। जब ऐसी कंडीशन होती है तो जो प्रेसिडेंट या मुनार्क हैं ये प्राइमरीली सेरेमनियल होते हैं, और अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये अपने मिनिस्टर्स के साथ, अपनी कैबिनेट के साथ इफेक्टिव पावर रखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। आप अपने जैसे इंडिया का एग्जांपल लीजिए, वैसे तो हम समझेंगे बट अभी समझो कि इंडिया में अगर हम प्राइम मिनिस्टर को देखें और प्रेसिडेंट को देखें तो इफेक्टिव पावर किसकी है, किसकी है, नरेंद्र मोदी जी की ही है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि ऐसे सिस्टम में जहां पे प्रेसिडेंट या मोनार्क नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के साथ एक इफेक्टिव पावर रखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो, जो कंट्रीज जहां पे ऐसे सिस्टम हैं, तो देखो जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज पुर्तगाल। अब अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, बट अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट पजेस करते हैं सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स को। ठीक है, इस सिस्टम में ऐसा पॉसिबल होता है कि जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं सेम पार्टी से होंगे, जैसा कि हमने देखा, और उसी टाइम पे 2 डिफरेंट उससे भी होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज से। और ऐसा सिस्टम हम कहाँ कहाँ देख रहे हैं, तो फ्रांस, रशिया, श्रीलंका एक्सेट्रा। अब पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया हम पढ़ेंगे। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया, यहाँ से आपको मेन इंपॉर्टेंट हैं सारी चीज़ें। अभी तक समझ में आ गया कैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, कैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, कैसा सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। ठीक है, इंडिया में कुछ एक्सपीरियंस जो थे, तो उसकी वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि एक्ट की अगर हम बात करें 1935 की, फिर से समझो, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन, इंडिया ऑलरेडी हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर द एक्ट्स ऑफ 1919 एंड 1935। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले ही इंडिया एक्सपीरियंस्ड कर चुका था पार्लियामेंट्री सिस्टम को। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ पे कुछ एक्ट भी रहे हैं, 1935 का है, 1919 का एक्ट है, तो ये एक्ट में कहीं ना कहीं तक पार्लियामेंट्री सिस्टम रनिंग था। ठीक है, इस एक्सपीरियंस से क्या समझ में आया कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें एग्जीक्यूटिव कैन बी इफेक्टली कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू एग्जीक्यूटिव काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किए जा सकते हैं।
यहाँ पे हमेशा डेंजर एक चीज का रहता है, वो रहता है पर्सनैलिटी कल्ट का प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। तो जो मेकर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है उसके पास एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो, लेकिन उसी टाइम पे इतने सेफगार्ड्स भी हों ताकि चेक कर सकें इन पर्सनैलिटी कल्ट को, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस वजह से इन्होंने फिर क्या बात कही, इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में, एक सेकेंड कहाँ गए हम, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिज्म होंगे जो इंश्योर करेंगे कि एग्जीक्यूटिव आंसरेबल है और कंट्रोल्ड कर रहा है बाय द लेजिस्लेचर और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लियर हुआ? स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है, तो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट। फॉर्मली यूनियन मतलब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो यूनियन की जो है वो फॉर्मली कहाँ पे आती है, प्रेसिडेंट के पास। बट रियलिटी अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज दीज पावर थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि नाम के लिए तो कह दिया है कि हाँ ठीक है प्रेसिडेंट के पास है पावर, बट एक्चुअल में अगर हम रियलिटी में देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन है, यहाँ पे मेन पर्सन कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर ही है, ठीक है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है 5 ईयर्स के लिए, श्रीलंका में हम देख रहे थे 6 ईयर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, पीपल के थ्रू बाय द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। हम सभी जानते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होता है विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को, मतलब कि जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें ऑर्डिनरी सिटीजन्स इलेक्ट नहीं करते हैं। कौन इलेक्ट करते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज दैट इज एमएलएज और एमपीज दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है। फिर ये जो इलेक्शन है ये कैसे चलता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की मेथड पे। अब समझनी है अगर ये मेथड तो आप इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर जरूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है ऑफिस से, और कौन रिमूव करेगा, तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट ही रिमूव करेगी फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ फॉर इम्पीचमेंट। मतलब जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है उसी के थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा। क्लियर हुआ? दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स, अब ये प्रोसीजर क्या होती है इम्पीचमेंट की, तो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमने अभी इससे पहले के चैप्टर्स में डिस्कस किया है। और जो ओनली ग्राउंड होगा इम्पीचमेंट का, मतलब कि प्रेसिडेंट को क्यों हटाया जाए, तो ये कैसे हटाया जाएगा, क्या रीज़न होगा कि प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, तो कंडीशन ये होगी कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं तभी प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। अब पावर और पोजीशन देख लेते हैं प्रेसिडेंट की। ये कुछ आपके बुक में कुछ बॉक्सेस में दिए गई हैं चीज़ें, इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 74 में बताया गया है कि यहाँ पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना ज़रूरी है विथ द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। किस लिए, ताकि प्रेसिडेंट को हेल्प कर सके और एडवाइस कर सके who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice, और ये इस तरीके की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे, ठीक है। Provided that the president may require the council of minister to reconsider such advice। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट को किसकी जरूरत पड़ेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, रिकंसिडर करने के लिए ऐसी एडवाइस को। और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, शैल एक्ट मतलब इन्हें फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग्स में एक्ट करना होगा आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ इनकी मनमर्जी नहीं चल रही है, एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही चल रही है, जिनके हेड हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब डू यू नो व्हाट द वर्ड शैल मीन्स हियर, वही शैल वाली बात है कि शैल रिक्वायर या शैल कंसीडर, ये इंडिकेट करता है कि जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे, ठीक है। इन व्यू ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट द स्कोप ऑफ द प्रेसिडेंट्स पावर, तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी आती है, फिर क्या स्कोप है प्रेसिडेंट की पावर का, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेसिफिक मेंशन किया गया कि बाय एन अमेंडमेंट दैट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अमेंडमेंट के थ्रू
है ना, दैट वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन अमेंडमेंट, कि एडवाइस जो होगी इस तरीके से बाइंडिंग होगी। एक चेंज लेके आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट हुआ था, उसके थ्रू कहा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी किस पे, प्रेसिडेंट पे। तो क्लियर हुआ कि कैसे स्कोप है प्रेसिडेंट पावर का। तो उसके बाद फिर ये चेंजेस करके ये अमेंडमेंट किया गया, अनदर अमेंडमेंट बना, और फिर ये डिसाइड किया गया कि प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या, इनकी एडवाइस को रिकंसीडर करने के लिए, बट उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा रिकंसिडर्ड एडवाइस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये कह रहे हैं काफ़ी सारे अमेंडमेंट और सबके बाद इन्होंने ये कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी एडवाइस होगी या तो फर्स्ट टाइम में आए या रिकंसीडर करने के बाद आए, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या है, ये जो एडवाइस है इन पे वो बाइंडिंग है। क्लियर हुआ? इतनी सारी चीज़ों का सिर्फ एक ये है समरी कि ये बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग भी, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं, फॉर्मल हेड होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। इस फॉर्मल सेंस में प्रेसिडेंट के पास वाइड रेंज होती है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और इमरजेंसी पावर्स, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये पावर रियलिटी में यूज करते हैं प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसका सपोर्ट होता है, तो हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वही होंगे जिनकी मेजॉरिटी होगी लोकसभा में, और फिर ये क्या हो जाते हैं, एंड दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। बहुत से केसेस में प्रेसिडेंट को फॉलो करना पड़ता है एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इमेज आप देख रहे हैं, देख के क्या याद आ रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। We did not give him any real power, but we made him या his position one of authority and dignity। हमने इनको रियल पावर तो नहीं दी है प्रेसिडेंट को, बट उनकी जो पोजीशन है उसके उनको हमने एक अथॉरिटी बनाया है या डिग्निटी बनाई है। कॉन्स्टिट्यूशन ना तो एक रियल एग्जीक्यूटिव बनाना चाहते थे, क्योंकि फिर एग्जीक्यूटिव को कौन कंट्रोल करेगा, ना ही एक उन्हें फिगर हेड की तरह बनाना चाहते थे कि हाँ ठीक है ये खड़े हो गए हैं अब ये इनकी बातें सुनिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। बट ऐसा हेड चाहते थे ना वो क्या करे, दोनों चीज़ें, राइन्स करे या फिर गवर्नस करे। इन्हें ये चाहते थे, इट वॉन्ट्स टू क्रिएट अ ग्रेट फिगर हेड, एक ग्रेट फिगर हेड ये चाहते थे। और ये किसका स्टेटमेंट है एक तरीके से देख सकते हैं, या कौन ऐसा चाहता था, तो जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। अब डिस्क्रिशनरी पावर्स पे आते हैं हम प्रेसिडेंट के, तो समझो, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन कैन वी इन्फर दैट द प्रेसिडेंट हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। देखो, तो अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारे डिस्कशन जो हमने किए हैं उस बेसिस पे क्या हम ये इन्फर कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर क्या मतलब कि जिन पे ये काफ़ी अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, इनकी ये पावर है कि इन्होंने जो बोल दिया वही होगा। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर बार यही कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बेसिस पे इन्हें डिसीजंस लेने होंगे, मतलब ये बाइंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आ रहा है या फिर जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड है, तो वो यही आ रहा है कि हमने इन्हें रियल पावर नहीं दी है, बट इन्हें एक अथॉरिटी और डिग्निटी इन्हें के लिए बनाया है। तो अब आगे क्या, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, लेकिन कैसे ये हम समझेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट के पास राइट है कि इन्हें जितने भी मैटर्स या डेलिब्रेशंस हो रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो इनको ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी जाए या ये इन्फॉर्म्ड रहें। प्राइम मिनिस्टर ऑब्लिग्ड हैं फर्निश करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट चाहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को देनी पड़ेगी, फर्निश करनी पड़ेगी।
प्रेसिडेंट कभी मतलब काफ़ी बार देखा जाता है कि लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए और एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यू ऑन मैटर्स कन्फ्रंटिंग द कंट्री, मतलब जिन मैटर्स पे कंट्री सामना कर रही है उन पे काफ़ी बार प्रेसिडेंट किसे लिख के भेजते हैं, प्राइम मिनिस्टर को। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा एटलीस्ट 3 सिचुएशंस हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं, अपना मतलब इन्हें डिस्क्रिशन मिला हुआ है यूजिंग हिज और हर ओन डिस्क्रिशन। तो सबसे पहले देखो, तो पहला तो ये है प्रेसिडेंट एडवाइस वापस भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और काउंसिल से रिकंसिडरेशन के लिए पूछ सकते हैं डिसीजन के लिए, ठीक है, कि आप अपना जो डिसीजन है उसे रिकंसिडर कीजिए। इसमें प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर रहा है, किसी की हेल्प नहीं चाहिए उनको, उन्हें किसी से पूछना नहीं है, प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन यूज़ कर रहे हैं और वो फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं। जब प्रेसिडेंट ऐसा सोचते हैं कि जो एडवाइस है उसमें कुछ फ्लॉज हैं या लीगल लैक्यूने हैं, तो फिर उस टाइम पे या फिर ये बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है कंट्री के, तो प्रेसिडेंट आस्क मतलब कि प्रेसिडेंट कैन आस्क, मतलब प्रेसिडेंट फिर से पूछ सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से टू रिकंसिडर द डिसीजन। ऑल्दो काउंसिल अभी भी सेम एडवाइस भेज सकती है और प्रेसिडेंट फिर बाउंड हो जाते हैं ऐसी एडवाइस पे, और जो ये जो रिक्वेस्ट है प्रेसिडेंट की रिकंसिडर करने के लिए डिसीजन, ये नेचुरली अ लॉट ऑफ वेट कैरी करती है कि आपको वापस भेजा है, आप एक बार फिर से समझिए। वो अलग बात है कि ये वापस भेज दें एडवाइस को, बट स्टिल हमें किसी ने वापस बोला है कि आप इस पर फिर से सोचिए, ये एक तरीके से लॉट ऑफ वेट कैरी करती है। तो ये एक तरीका है जिसमें प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर भी है। इसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं या फिर रिफ्यूज़ कर सकते हैं। हमने पढ़ा है ना कि बिल लास्ट में कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। तो ये जो बिल इनके पास आ रहा है इतनी ज़्यादा प्रोसीजर के बाद, तो ये बिल को क्या कर सकते हैं, या तो पास कर सकते हैं या फिर रख लेंगे अपने पास कि हमें जब जो करना होगा वो चीज़ हम करेंगे, ठीक है, मनी बिल को छोड़ के। लेकिन तो इस तरीके से यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि अदर देन मनी बिल पे ये कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी जो भी बिल पास्ड होते हैं बाय द पार्लियामेंट, इसे ये या तो ये विथहोल्ड करेंगे या रिफ्यूज़ करेंगे। जितने भी बिल पास होते हैं पार्लियामेंट से वो कहाँ पे जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास, इनकी असेंट के लिए, क्या बनने से पहले, लॉ बनने से पहले, ठीक है। प्रेसिडेंट बिल फिर से वापस भेज देते हैं बिल को रिकंसिडर करने के लिए। ये जो वीटो पावर है ये लिमिटेड है, क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट सेम बिल को फिर से पास कर देती है, तो फिर प्रेसिडेंट कुछ नहीं कह सकते हैं और फिर इन्हें असेंट देना पड़ता है टू दैट बिल, मतलब उस बिल के लिए। हाउएवर यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितने टाइम लिमिट के लिए ये मतलब बिल विद इन विच द प्रेसिडेंट माइट सेंड द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है टाइम लिमिट के बारे में कि कितने टाइम लिमिट में प्रेसिडेंट बिल फिर से भेज दें रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है प्रेसिडेंट अपने पास बिल रख सकते हैं बिना किसी टाइम लिमिट के। इसलिए जब भी बिल पास किया जाए पार्लियामेंट से सोच समझ के किया जाए कि अगर प्रेसिडेंट ने ये बिल रख लिया तो फिर हमें नहीं पता ये पास होगा या फिर हमारे रिकंसिडरेशन के लिए कितने दिन में आएगा। क्लियर हो रहा है, ये मंथ भी लग सकते हैं और इसमें ईयर भी लग सकते हैं। ये प्रेसिडेंट को इनफॉर्मल पावर देता है वीटो यूज़ करने के लिए एक इफेक्टिव मैनर में, और इसे कभी कभी पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट ने क्या किया है, आपने उन्हें बिल दिया, उन्हें अपनी जेब में रख लिया, अपनी पॉकेट में रख लिया और अब वो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, चुप खड़े हुए हैं। ना आप उनसे पूछ सकते हैं भैया बिल कब वापस दोगे, ना ये पूछ सकते हैं कब असेंट करोगे, कब साइन करोगे, कुछ भी नहीं। तो इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। फिर जो थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन है ये अराइज होता है पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस की वजह से। फॉर्मली जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और नॉर्मली पार्लियामेंट्री सिस्टम में लीडर जिसका मतलब सपोर्ट ज़्यादा है, मेजॉरिटी है लोकसभा में, ये अपॉइंट होंगे प्राइम मिनिस्टर। और जो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिशन है वो अराइज होता ही नहीं है क्योंकि जो मेजॉरिटी में है उन्हें ही अपॉइंट करना है इनको प्राइम मिनिस्टर। बट यहाँ पे इमेजिन करो
ऐसी सिचुएशन, मान लो इलेक्शन के बाद कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जिसके पास क्लियर मेजॉरिटी हो, फिर उस कंडीशन में क्या होगा? अगर मेजॉरिटी नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तब उस टाइम पे, और अगर ये सोच लो कि आफ्टर फर्दर दैट आफ्टर अटेम्प्ट्स टू फोर्ज अलायंसेस 2 or 3 लीडर्स आर क्लेमिंग दैट दे हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द हाउस। मान लो यहाँ पे अलायंसेस हो जाए, मतलब कि 4-5 पार्टी एक साथ हो जाए, ठीक है। अब यहां से 3 से 4 लीडर आ रहे हैं, तो अब ये पूछ रहे हैं कि इतने ज्यादा, फिर ये क्या करेंगे? लीडर ये कह देंगे हमें सपोर्ट है, हमें सपोर्ट है, हमें सपोर्ट है। फिर उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास पावर होगा कि डिसाइड करेंगे कि किसे इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये कुछ पावर्स हैं जो डिस्क्रिशनरी पावर हैं प्रेसिडेंट की। फिर सिचुएशन में क्या होगा? इन्हें अपना डिस्क्रिशन यूज करना पड़ेगा जज करने के लिए कि किसके पास रियलिटी में मेजॉरिटी सपोर्ट है और कौन एक्चुअली कौन एक्चुअल में क्या है, फॉर्म किसे बनाया जा सकता है गवर्नमेंट रन करने के लिए। ठीक है, 1989 से ही मेजर पॉलिटिकल चेंजेस देखे जा रहे हैं और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑफिस जो है वो कहीं ना कहीं तक जिन्होंने इंक्रीज किया है इम्पोर्टेंस प्रेसिडेंशियल ऑफिस का। फिर से समझो, 1989 से मेजर पॉलिटिकल चेंजेस ने इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस को इंक्रीज किया है। 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 1989 से 1998 तक, ठीक है, कोई भी सिंगल पार्टी या कॉलिशन ने अटेंड नहीं किया मेजॉरिटी इन द लोकसभा। ये सिचुएशन डिमांड करती थी प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन, क्योंकि अब कोई है ही नहीं मेजॉरिटी में, तो फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी? प्रेसिडेंट की, कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करें या फिर लोकसभा का डिसोल्यूशन कर दें बाय अ प्राइम मिनिस्टर हु कुड नॉट प्रूव मेजॉरिटी इन द हाउस। मतलब कि अब मेजॉरिटी नहीं है हाउस में, तो या तो आप डिसोल्यूशन कर दीजिए या फिर क्या करें, आप गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर बहुत ज़्यादा यूज़ में आई है। तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि जो प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन है ये पॉलिटिकल कंडीशंस पे ही डिपेंड करता है। अगर मेजॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर के लिए तो फिर इनकी कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ नहीं होगी, और अगर मेजॉरिटी नहीं है तो ये पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटर स्कोप होता है प्रेसिडेंशियल असर्टिवनेस का जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है या फिर कॉलिशंस के थ्रू पावर ऑक्यूपाई कर ली गई है। बहुत से पार्ट में प्रेसिडेंट फॉर्मल पावर होल्डर होते हैं और सेरेमनियल हेड होते हैं नेशन के लिए। अब बात ये आती है कि जब सभी तरीके से डिसीजंस पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस पे ही बेस्ड है या मेजॉरिटी पे ही बेस्ड है, तो फिर प्रेसिडेंट की क्या ज़रूरत है? क्योंकि एडवाइस कौन दे रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पता है कि हम जो भी एडवाइस भेजने वाले हैं वही प्रेसिडेंट को बाइंडिंग है उन पे, उन्हें वही करना है, ही इज़ बाउंडेड या शी इज़ बाउंडेड, तो फिर क्या ज़रूरत है प्रेसिडेंट की? पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये मेजॉरिटी इन दी लेजिस्लेचर के सपोर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है और न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में हेड ऑफ द स्टेट की ज़रूरत होती है जो एक फिक्स्ड टर्म के लिए है, मतलब इन्हें नहीं हटाया जाएगा, फिक्स्ड टर्म तक ही रहेंगे, जिन्हें एम्पावरमेंट दी जाती है क्या, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की, और जो सिंबॉलिकली एंटायर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ना हो, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो कभी भी हट सकती है, हटाया जा सकता है, तो फिक्स्ड टर्म के लिए कौन है? तो फिक्स्ड टर्म के लिए है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये एग्जैक्टली रोल है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में। इसके अलावा कोई भी पार्टी के पास जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने चॉइस के प्राइम मिनिस्टर बनाने की, लेकिन अपने घर से नहीं लेके आएंगे ये किसी प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। मतलब कि यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो मेजॉरिटी है लोकसभा में, उस बेसिस पे या जो भी अपनी समझदारी से ये सारी चीज़ें करेंगे गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री को रन करने के लिए।
तो समझ में आए प्रेसिडेंट के बारे में? नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा और आंसर आप अपने आप से लिख सकते हैं। अब हम आते हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये कितने टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं? 5 ईयर्स के लिए। इनकी इलेक्शन मेथड किसके सिमिलर होती है? प्रेसिडेंट के ही, ठीक है। तो मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे इन्हें क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है। ओनली डिफरेंस ये है, एकमात्र डिफरेंस क्या है? तो वो ये है कि जो मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के, ये इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं होते हैं। मतलब कि जैसा कि अगर हम प्रेसिडेंट के केस में देखें तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं, बट यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को भी रिजोल्यूशन के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, बट ये रिजोल्यूशन कौन लेके आएगा? तो ये राज्यसभा ही पास करेगी मेजॉरिटी से, और एग्रीड होना किसका ज़रूरी है? एंड एग्रीड टू बाय दी लोकसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। कब? जब वैकेंसी हो, किस कारण से? रीज़न ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल हो जाए या फिर इम्पीचमेंट हो जाए। रिमूवल हो जाए इम्पीचमेंट के थ्रू या अदरवाइज, समझो। वैसे तो क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के। अब टेक ओवर एज द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट का भी चार्ज टेक ओवर करते हैं, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है। कब करेंगे? जब प्रेसिडेंट नहीं है। तो प्रेसिडेंट कौन सी कंडीशन में नहीं है? या तो डेथ हो जाए, या वो रेजिग्नेशन दे दे, या उनका रिमूवल कर लिया जाए इम्पीचमेंट से, या कोई भी कंडीशन से, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कब तक रहेंगे प्रेसिडेंट? जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि बीडी जत्ती जो थे, इन्होंने प्रेसिडेंट की तरह एक्ट किया था ऑन द डेथ ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड। ये ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे ये 5 ईयर्स के लिए है, ठीक है। अब कोई भी रीज़न से इनका टेन्योर हो गया 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स के बाद अब ये एब्सेंट है, मतलब ये नहीं है ऑफिस में। उस कंडीशन में जब वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन से बने हैं फिर उसके 5 साल तक वो रहेंगे, नहीं। अगर ये जब तक यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक के लिए प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट आ जाएंगे। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। तो इंडिया में कोई भी डिस्कशन नहीं होता है गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिक्स का। नो डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स इन इंडिया वुड नॉर्मली टेक प्लेस। नॉर्मली नहीं होता है बिना मेंशन किए किसी वन ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ठीक है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा क्यों? प्रेसिडेंट की ज़्यादा पावर हैं, फिर हम वाइस प्रेसिडेंट भी देख रहे हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए ही ऐसा क्यों कहा गया है कि कोई भी डिस्कशन नहीं होगा गवर्नमेंट पे, पॉलिटिक्स पे, इंडिया पे, जब तक आप नॉर्मली मतलब ये मेंशन नहीं करेंगे एक ऑफिस में जो कि है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। We have already seen earlier in this chapter that the president exercises his powers only on the advice of the council of ministers। अभी हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट कैसे एक्सरसाइज करते हैं पावर? एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बेसिस पे। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इन्हें हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। देयरफॉर जो हेड हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट फंक्शनरी हो जाते हैं गवर्नमेंट के लिए अपनी कंट्री में, हमारी कंट्री में, हमारे भारत में, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव में ये ज़रूरी है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास मेजॉरिटी ऑफ दी सपोर्ट रहे लोकसभा में, और ये जो सपोर्ट है मेजॉरिटी के थ्रू, ये प्राइम मिनिस्टर को और ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों की क्लास में ग्रुप्स अगर हैं तो ऐसे समझिए, जो ग्रुप सबसे बड़ा होगा, ठीक है, तो ज़्यादा वजनदार होगा ना, बोलते होंगे ना यार ये ग्रुप में ना बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, और फिर उस ग्रुप में कोई एक लीडर होगा तो उसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा होगी। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि लोकसभा में मेजॉरिटी है जिसकी भी वहीं से लीडर होंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर होंगे वहाँ से, तो इसलिए इनका जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। द मोमेंट दिस सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज लॉस्ट,
द प्राइम मिनिस्टर लॉसेस द ऑफिस, मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये मेजॉरिटी सपोर्ट ख़त्म होता है, लॉस्ट होता है, तो प्राइम मिनिस्टर भी अब नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करता है मेजॉरिटी पे। बहुत टाइम तक इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी रही है लोकसभा में, और इनके जो लीडर हैं वो क्या बनते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 1989 से कुछ ओकेशंस हुए जहां पे कोई भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी इन दी लोकसभा। बहुत सी फिर क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई, कॉलिशन बनाया और फिर मेजॉरिटी बनी, तब जाके हाउस में। ठीक है, फिर ऐसे सिचुएशन में जो लीडर है उन्हें जो भी, मतलब ऐसे समझो, ज़्यादातर कॉलिशन के बाद जो पार्टनर्स हैं वो जिसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सेप्टेबल है, अ लीडर हु इज़ एक्सेप्टेबल टू मोस्ट पार्टनर्स ऑफ द कोलिशन, उन्हें फिर बनाते थे प्राइम मिनिस्टर, बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। फॉर्मली जिस लीडर का सपोर्ट होता है मेजॉरिटी में उन्हें ही अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसे, प्राइम मिनिस्टर को, एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर फिर डिसाइड करते हैं। अब बात ये आ रही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बन रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि मिनिस्टर्स में से, इतने सारे मिनिस्टर्स में से, मेजॉरिटी में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर एलोकेट करते हैं रैंक्स और पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स के लिए टू द मिनिस्टर्स, और ये डिपेंड करता है सीनियरिटी पे और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पे। जिसकी सीनियरिटी ज़्यादा होगी या जिसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी उन्हें फिर ये अपॉइंट करते हैं। और जो मिनिस्टर्स होते हैं इन्हें रैंक दी जाती है कैबिनेट मिनिस्टर की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की और डेप्यूटी मिनिस्टर की। ठीक है, इसी मैनर में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, ये भी मिनिस्टर्स को चूज करते हैं अपनी पार्टी या कोलिशन से, तो स्टेट में भी यही हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर को किसका मेंबर होना जरूरी है, पार्लियामेंट का। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, उन्हें ही बनाएंगे मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर्स में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर स्टेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, जो कि मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के। और प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर ही होना ज़रूरी है पार्लियामेंट के। अगर कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है जो कि एमपी नहीं है, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में 6 मंथ के अंदर, ठीक है, विद इन 6 मंथ ऐसे पर्सन को इलेक्ट होना ज़रूरी है पार्लियामेंट के लिए। मतलब अगर बना दिया है तो 6 महीने का टाइम दिया है और फिर आपको मेंबर बनना ज़रूरी है। कुछ मेंबर्स रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने ये सोचा या जिन्हें ऐसा लगा कि मिनिस्टर्स को कौन इलेक्ट करे, मिनिस्टर्स किसके थ्रू इलेक्टेड हो, लेजिस्लेचर के थ्रू, एंड नॉट सिलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी, और उन्हें प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट नहीं करें। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे है एक तरीके से, तो जो स्विस सिस्टम है जिसमें लेजिस्लेचर इलेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव को सर्टेन पीरियड के लिए, इज टू माई माइंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंसेस। तो इनका कहना यहाँ पे ये है, बेगम एजाज रसूल हैं, ये यहाँ पे कह रही हैं कि ये मेरे माइंड के अकॉर्डिंग बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है प्रोविंसेस के लिए। जो सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, ये बेस्ट सिस्टम है जो कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए। किसके अपॉइंटमेंट के लिए, एग्जीक्यूटिव के अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि इन दैट ऑल इंटरेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड। तो ऐसे केस में सारे इंटरेस्ट रिप्रेजेंट हो जाएंगे और कोई भी पार्टी लेजिस्लेचर में क्या नहीं होगा, मतलब एंड नो पार्टी इन द लेजिस्लेचर विल हैव एनी ओकेजन टू फील दैट इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड। और किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं लगेगा कि हमें रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या साइज होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से पहले जो साइज होता था ये कैसे डिटरमाइन किया जाता था, अकॉर्डिंग टू एक्सीजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितना जो भी चाहिए एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, ये डिटरमाइन किया जाता था। लेकिन इसकी वजह से क्या होता था, इस तरीके के बहुत बड़ा लार्ज साइज हो जाता था, वेरी लार्ज साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी पार्टी की एक क्लियर मेजॉरिटी जब नहीं होती थी तो ये क्या होता था, यहाँ पे एक टेम्पटेशन हो जाता था टू विन ओवर द सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बाय गिविंग देम मिनिस्ट्रियल पोजीशंस एज देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब कि जब किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो यहाँ पे एक टेम्पटेशन आ जाता था, किस चीज़ का, सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट
जीतना है, जब सपोर्ट मिलेगा तब तो कुछ हो पाएगा। तो उन्हें क्या करते थे, मिनिस्टेरियल पोजीशंस दे देते थे, क्योंकि कोई कुछ डिसाइड ही नहीं था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए। अगर हम डिसाइड कर लें कि 15 ही होने चाहिए, मान लो 70 होने चाहिए या 100 होने चाहिए, तो ये एक लिमिट हो गई ना। अब जब कोई लिमिट ही नहीं है तो मतलब कितना भी एक्सीड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ तक ऐसी कंडीशंस चलती रही। फिर ये हर स्टेट में इस तरीके से दिस वाज हैपनिंग इन मैनी स्टेट्स, हर स्टेट्स में हो ही रहा था ये ऑल्सो। तो फिर एक अमेंडमेंट आया और उन्होंने ये कहा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो वो 15% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए, या फिर असेंबली में स्टेट के केस में। मतलब कि अब जो हाउस ऑफ द पीपल हैं, मेंबर जो हैं हाउस ऑफ द पीपल के 100% हैं, तो 100% में से 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? ये यहाँ पे डिसाइड किया गया, चाहे स्टेट में हो या फिर मतलब असेंबली स्टेट के केस में और हाउस ऑफ द पीपल के केस में, दोनों के केस का समझ में आया। अब क्या होता है यहाँ पे इस चैप्टर में, मतलब कि अगर हम लेजिस्लेचर के चैप्टर में पढ़ें तो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि कैसे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, बट बहुत से जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के वो ये हैं कि एग्जीक्यूटिव रूटीनली कंट्रोल और सुपरविजन में रहती है। किसके अंडर में? लेजिस्लेचर के अंडर में। मतलब हम वहाँ पे देख रहे थे कि कुछ केसेस में, आप लोग लेजिस्लेचर चैप्टर अपलोड कर दिया गया है तो ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद ये बता रहे हैं कि वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ केसेस में यहाँ पे कंट्रोल करती है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, बट एक्चुअल में हम देखें तो ऑल टाइम सुपरविजन और कंट्रोल में रहता है एग्जीक्यूटिव। किसके अंडर में? लेजिस्लेचर के अंडर में। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए, ठीक है, क्योंकि कहाँ से आ रहे हैं? लोकसभा से ही हैं। तो कलेक्टिवली मतलब पूरी मिनिस्ट्री जो होगी वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए। इसका मतलब ये है कि मिनिस्ट्री विच लॉसेस कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इज ऑब्लिग्ड टू रिजाइन। मतलब कि जो लूज कर देगी मिनिस्ट्री कॉन्फिडेंस लोकसभा में तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा। अब जो प्रिंसिपल इंडिकेट करता है कि मिनिस्ट्री that the ministry is an executive committee of the parliament and it collectively governs on behalf of the parliament। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो मिनिस्ट्री है एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है पार्लियामेंट की और कलेक्टिवली गवर्न करती है किसके बिहाफ में? पार्लियामेंट के बिहाफ में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। ये इम्प्लाई करता है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इवन अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप में से किसी भी एक लीडर पे, एक मिनिस्टर पे कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, मतलब कि आपका जो काम है यहाँ पे हमें विश्वास नहीं है, इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं, तो जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका रेजिग्नेशन होगा। यहाँ पे ये भी इंडिकेट करते हैं कि अगर मिनिस्टर एग्री नहीं है पॉलिसी और डिसीजन से कैबिनेट के, तो फिर ये आइदर एक्सेप्ट करेंगे डिसीजन को या फिर रिजाइन कर देंगे। ये बाइंडिंग है सभी मिनिस्टर्स पे टू परस्यू और एग्री टू अ पॉलिसी फॉर विच देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पर भी आ रही है तो सभी को एग्री होना पड़ेगा। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करते हैं प्री एमिनेंट प्लेस इन दी गवर्नमेंट, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो एग्जिस्ट नहीं हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के बिना। काउंसिल एग्जिस्टेंस में कब आएगी? जब प्राइम मिनिस्टर ने ओथ ले ली है ऑफिस की, ठीक है, मतलब जब शपथ हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर की तभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जिस्टेंस में आएंगे, अदरवाइज इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जो डेथ और रेजिग्नेशन है प्राइम मिनिस्टर की ऑटोमेटिकली क्या कर देती है? मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है या फिर इन्हें रेजिग्नेशन दे दिया है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? डिसोल्यूशन हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। बट जो डिमाइज, डिसमिसल या रेजिग्नेशन है मिनिस्टर का, ये क्या क्रिएट करती है? मिनिस्टीरियल वैकेंसी। मतलब कि ऐसे समझिए कि अगर जो लीडर है
अगर वो नहीं है किसी भी कंडीशन में तो डिसोल्यूशन हो जाएगा, पूरी तरीके से रेजिग्नेशन सभी का हो जाएगा। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई एक अगर हट जाता है तो वो मिनिस्टीरियल वैकेंसी हो जाती है, उनकी जगह पे कोई और मिनिस्टर आ जाते हैं। इस कंडीशन में सभी का रेजिग्नेशन नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर लिंक की तरह वर्क करते हैं बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट ऑन दी अदर। ठीक है, ये ऐसा रोल है प्राइम मिनिस्टर का जिसकी वजह से मतलब जिसमें विच लेड पंडित नेहरू टू डिस्क्राइब हिम एज द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें पंडित नेहरू को लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट क्या डिस्क्राइब किया गया था। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करना ही है आपको। ऑल डिसीजंस ऑफ द टू द प्रेसिडेंट, ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन से ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व रहते हैं सारे ही क्रूशियल डिसीजंस में गवर्नमेंट के और डिसाइड करते हैं पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। दस जो पावर विल्डेड है प्राइम मिनिस्टर की वो कहाँ से फ्लो करती है, वेरियस सोर्सेज से। ठीक है, कंट्रोल ऑफ दी अगर आ जाए क्वेश्चन की कौन सी पावर है, तो सबसे पहले कंट्रोल करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, लीडरशिप होती है इनके पास लोकसभा की, ब्यूरोक्रेटिक मशीन पे भी कमांड होती है, एक्सेस करते हैं मीडिया को, प्रोजेक्शन करते हैं पर्सनैलिटीज इलेक्शंस के टाइम पे, नेशनल लीडर ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिटरी के टाइम पे एज वेल एज फॉरेन विजिट्स के टाइम पर भी। हाउएवर जो पावर हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के पास है एक्चुअली कब मतलब यूज की जाती है ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी प्रिवेल हो रही हैं। जो पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ये कैसी है, अनअसेलेबल है। Whenever a single political party has secured majority in the Lok Sabha. However, ये केस नहीं होता है जब गवर्नमेंट have been led by coalitions of political parties. अब देखो 1989 से हमने विटनेस्ड किए काफ़ी सारे coalitions गवर्नमेंट्स इन इंडिया। बहुत सी ये जो गवर्नमेंट रही हैं ये पावर में रही हैं फुल टर्म ऑफ द लोकसभा के लिए, दैट इज 5 years. They were either removed or they resigned due to loss of support of the majority. और अगर वो रिमूव हुई है या उन्होंने रिजाइन किया है तो उस टाइम पे कंडीशन क्या रहती थी कि सपोर्ट जो रहता है मेजॉरिटी का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं खो देते थे। ये जो डेवलपमेंट्स हैं इन्होंने अफेक्ट किया है वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कैसे अफेक्ट होती है तो एक कंडीशन आप ये लिख सकते हैं, फर्स्ट प्लेस में ये जो डेवलपमेंट्स हैं इनका रिजल्ट कैसा हुआ, रोल ऑफ द प्रेसिडेंट जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो इंक्रीज हुआ प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करने में, क्योंकि कॉलिशन है। अब गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए डिस्क्रिशनरी रोल होगा प्रेसिडेंट का। सेकेंडली जो कॉलिशनल नेचर है इंडियन पॉलिटिक्स का इस पीरियड में इसने नेसेसिटेट किया है मच मोर कंसल्टेशन पॉलिटिकल पार्टनर्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या हो जाता था, प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी का इरोजन होता था। फिर से समझो, जो कॉलिशन नेचर है इंडियन पॉलिटिक्स में इस टाइम पे, इसकी वजह से क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टनर्स से सबसे ज़्यादा कंसल्ट करना पड़ता था। अब पार्टनर से कंसल्ट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता था, तो इस वजह से जो प्राइम मिनिस्टीरियल अथॉरिटी है ये कहीं ना कहीं रिड्यूस होती थी। थर्डली इसने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस लेके आए वेरियस प्रीरोगेटिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स पे, जैसे कि मिनिस्टर्स को चूज करना, डिसाइड करना रैंक्स और पोर्टफोलियोज। क्योंकि देखो अगर कोलिशन है, अब कोलिशन एक ही डर है कि कौन कब हट जाएगा, और जैसे ही हटेगा तो पूरी की पूरी जितनी भी मिनिस्ट्री है वो भंग हो जाएगी। तो इसलिए जितनी भी जैसे कि मिनिस्टर्स को चूज करना है, उनकी रैंक और पोर्टफोलियोज को डिसाइड करना है, तो इस तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस पे आ जाते थे। और फोर्थली इवन जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के ये भी डिसाइड नहीं कर पाते थे, कौन, प्राइम मिनिस्टर। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज आती हैं उनके साथ, बोथ एज प्री पोल एंड पोस्ट पोल अलाइज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। जो पॉलिसीज फ्रेम्ड की गई हैं बहुत सारे नेगोशिएशंस और कॉम्प्रोमाइजेस के बाद, तो वो अलाइज के बीच में क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशंस और कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं।
इस एंटायर प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर को एक्ट करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएटर की तरह रेदर देन एज द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट लेवल में सिमिलर जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है एग्जिस्ट होती है कुछ वेरिएशंस के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन ये है कि यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो उन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट को अपॉइंट करते हैं। दो जो चीफ मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर की तरह ही लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के असेंबली में, और गवर्नर के पास मोर डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। हाउएवर जो मेन प्रिंसिपल्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के वो स्टेट लेवल पे भी एग्जिस्ट होते हैं या ऑपरेट किए जाते हैं। अब हम आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव दैट इज ब्यूरोक्रेसी पर। कौन इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्टर्स के डिसीजंस को? मिनिस्टर्स ने डिसीजंस ले लिए, अब इन्हें इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का उसमें कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। आप में से काफ़ी लोग चाहते होंगे कि हम क्या करें, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दें, ये सारी चीज़ें सभी लोग चाहते हैं। ठीक है, तो आप समझो इसको ध्यान से। इन डिफरेंसेस को मतलब ये मशीनरी के बीच में डिफरेंस को अंडरलाइन करना और मिलिट्री सर्विस को इसे सिविल सर्विस कहते हैं, ऐसे समझो। टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन दिस मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज सिविल सर्विस। सभी का सपना होगा, सभी का नहीं तो कुछ लोगों का तो ज़रूर होगा। ठीक है, जो ट्रेंड और स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं वो परमानेंट एम्प्लॉय की तरह वर्क करते हैं गवर्नमेंट के लिए। इन्हें असाइन किया जाता है टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए, ताकि वो फॉर्मुलेट कर सके पॉलिसीज़ को और इम्प्लीमेंट कर सके इन पॉलिसीज़ को। एक बार फिर से समझो, ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स हु वर्क एज परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट आर असाइन्ड द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज। ठीक है, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ की तरह हैं गवर्नमेंट के, और इन्हें क्या टास्क असाइन किया जाता है कि आप मिनिस्टर्स को असिस्ट करें पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने में और इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो कौन होते हैं? चार्ज में होते हैं गवर्नमेंट के, आर इन चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि इंचार्ज होते हैं गवर्नमेंट में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इनके कंट्रोल और सुपरविजन के अंडर में होता है। मतलब कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट, और इनके सुपरविजन और कंट्रोल में कौन रहता है? एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें लेजिस्लेचर क्या करता है? एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एक्ट नहीं कर सकते हैं इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। समझो फिर से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। It is the responsibility of the ministers to retain political control over the administration। मतलब कि ये अपनी मन मर्जी से या अपनी खुशी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल नहीं रखते हैं। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर्स की कि वो रिटेन करें पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को। उसी टाइम पे ये मशीनरी है जो इसे पॉलिटिकली अकाउंटेबल भी बनाया है। जो ब्यूरोक्रेसी है इसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे। ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर देखा होगा कि कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है एक पार्टी की तरफ, शायद उनके लिए वर्क करते हैं। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो टू बी एक्सपेक्टेड दैट दे शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। इसका मतलब ये है ब्यूरोक्रेसी किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन को नहीं लेगी ऑन पॉलिसी मैटर्स। डेमोक्रेसी में हमेशा ये पॉसिबल होता है कि पार्टी क्या हो जाती है, हार जाती है इलेक्शन में, और न्यू गवर्नमेंट क्या करती है, न्यू पॉलिसीज़ को ऑप्ट करती है इन प्लेस ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ऐसी सिचुएशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की कि फेथफुली और एफिशिएंटली पार्टिसिपेट करें पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में, इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए।
जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है आज की डेट में एनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ऑब्वियस से हम देखते ही हैं। और इसमें कौन कौन से हैं सर्विसेज, तो ऑल इंडिया सर्विसेज है, स्टेट सर्विसेज है, एम्प्लॉयज़ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स है, और टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ है रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे इम्पॉर्टेंस ऑफ दी नॉन पार्टीसन एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड। वो चाहते थे कि जो मेंबर्स हों सिविल सर्विसेज के या ब्यूरोक्रेसी के, ये इम्पार्शियली सिलेक्ट हों ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरेस्ट है कंडक्टिंग और प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में सिविल सर्वेंट्स के लिए फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखा होगा एग्ज़ाम होता है हर साल यूपीएससी का, कितने ज़्यादा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कह सकते हैं और एस्पायरेंट्स है वो एग्ज़ाम देते हैं और फिर मेरिट बेसिस पे इन्हें क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। सिमिलर पब्लिक सर्विस कमीशंस भी हैं स्टेट के लिए, स्टेट पब्लिक सर्विसेज होती हैं, और जो मेंबर्स होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस के, इन्हें फिक्स्ड टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है, और इनका जो रिमूवल या सस्पेंशन है ये सब्जेक्टेड है टू अ थॉरो इंक्वायरी मेड बाय अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वाइल जो एफिशिएंसी और मेरिट हैं वो नॉर्म्स हैं आर दी नॉर्म्स फॉर मेरिट फॉर रिक्रूटमेंट। मतलब रिक्रूटमेंट के नॉर्म्स क्या हैं, तो एफिशिएंसी देखी जाती है और मेरिट लिस्ट देखी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि जितनी भी सेक्शन है सोसाइटी के, जिसमें वीकर सेक्शंस भी हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले टू बी अ पार्ट ऑफ द पब्लिक ब्यूरोक्रेसी। और इसी पर्पज से कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स प्रोवाइड करता है दलित्स और आदिवासीज को। सब्सिक्वेंटली रिजर्वेशन वुमेन और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी है, और ये जो प्रोविजंस हैं ये इंश्योर करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो और सोशल इनइक्वालिटीज़ रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज के बीच में ना आए। अब देखो समझो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज देखो, तो सबसे पहले है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज, दैट इज़ IAS एंड IPS, सभी का सपना रहता ही है। सेंट्रल सर्विसेज में होते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन कस्टम सर्विस, और स्टेट सर्विसेज में हम देखते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विस। अब जो यूपीएससी के थ्रू पर्सन सिलेक्ट किए जा रहे हैं फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये बैकबोन होते हैं हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी के इन द स्टेट्स। ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, देखा होगा आपने कि कलेक्टर साहब ने ऐसा बोल दिया है तो अब ऐसा ही होगा इस जिले में, तो राजा जी हैं वो यही कह सकते हैं। तो इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कलेक्टर नॉर्मली एक IAS ऑफिसर होते हैं, और जो ऑफिसर हैं ये गवर्न कौन करते हैं, मतलब इज गवर्न बाय द सर्विस कंडीशंस लेट डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। IAS और IPS ऑफिसर जो हैं इन्हें असाइन किया जाता है पर्टिकुलर स्टेट के लिए जहां पे ये वर्क करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, हाउएवर जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, और सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मतलब वापस जा सकते हैं ये, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है इनके अगेंस्ट में। इसलिए कहते हैं ना वो कलेक्टर हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, उन्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता, उन्हें जो करना है सही के लिए वो करेंगे, क्योंकि उनके लिए डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं स्टेट्स के, ये सुपरविजन और कंट्रोल में रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। अपार्ट फ्रॉम द IAS एंड IPS ऑफिसर्स जो कि अपॉइंट किए जाते हैं यूपीएससी के थ्रू, जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का इसे लुक आफ्टर कौन करता है, ऑफिसर्स जिन्हें अपॉइंट किया है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस ने। फिर जैसे कि अभी हम आगे फेडरलिज्म भी पढ़ने वाले हैं, तो ये जो फीचर है ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रेंथन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। जो ब्यूरोक्रेसी है ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वेलफेयर पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट लोगों तक पहुंच पाती है, बट मोस्ट ऑफन ये बहुत पावरफुल है कि पीपल बहुत ज़्यादा
अफ्रेड होते हैं, क्योंकि देखा जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर तक पहुंचने के लिए कहते हैं ना, अरे तुम्हें कलेक्टर से मिलने जाना है, ऐसे कैसे चले जाओगे, टाइम लेना पड़ेगा, तो डरते हैं लोग बाग। लेकिन मेन जो एक बात कहें अगर हम कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो लोगों तक किसके थ्रू पहुंचती है, तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। कॉमन एक्सरसाइज होती है पीपल की दैट ब्यूरोक्रेसी इनसेंसिटिव है टू द डिमांड्स। जो कॉमन एक्सपीरियंस है, एक्सरसाइज नहीं, एक्सपीरियंस है लोगों का, वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये इनसेंसिटिव होती है डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस के, ऑर्डिनरी सिटीजन्स के। अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कंट्रोल करेगी ब्यूरोक्रेसी को, तो कुछ प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ब्यूरोक्रेसी कहाँ टर्न हो जाती है, हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियन में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बन जाती है। दो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने एक इंडिपेंडेंट मशीनरी बनाई है रिक्रूटमेंट के लिए, दैट इज यूपीएससी। तो बहुत से लोग ऐसा भी समझते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं है सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। ऐसा भी माना जाता है कि इनफ प्रोविजंस आर नॉट देयर ताकि इनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकें, किसकी, ब्यूरोक्रेसी की, सिटीजन्स के लिए, टू द सिटीजन। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन रहती है दैट मेजर्स लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल बनाती है, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। क्लियर मतलब दिमाग से बाहर नहीं निकल गया है, दिमाग में जो डाउट चल रहे थे वो क्लियर हो गए होंगे, सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है चैप्टर एग्जीक्यूटिव। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए आप काफ़ी अच्छे से आंसर्स लिख सकते हैं, ऐसी मेरी होप है आप लोगों से। इसके बाद भी अगर कोई बच्चों आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके हर एक डाउट का, हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका वेलकम करने के लिए ये आ गए थे और अब आपका थैंक यू करने के लिए भी आ गए हैं कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से, इतने अच्छे से सुना और इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।